गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो डिलीट हो चुका था प्लेलिस्ट से, इसलिए मैंने फिर से इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 4 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि थॉमसन का मॉडल क्या था, कैसे थॉमसन के मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल यानी तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, कैसे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो देखिए, यानी हम थॉमसन के बाद सेकंड साइंटिस्ट रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं, यानी इसमें हमें देखना है नाभिक की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो ये अपने सेकंड वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, जिन्होंने क्या दिया था, अपना मॉडल दिया। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने अपना मॉडल कैसे दिया। तो देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तब रदरफोर्ड ने एक अल्फा कण लिया। क्या लिया? एक अल्फा कण। अब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण होता है हीलियम का द्विधनावेशित आयन। अल्फा कण क्या होता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीलियम का द्विधनावेशित आयन क्या होता है? हीलियम का द्विधनावेशित आयन। अब आप लोगों को द्विधनावेशित आयन दिख रहा है, ये क्या है? दो धनावेश है, इसका मतलब ये क्या हो गया? द्विधनावेशित आयन। तो क्या होता है अल्फा कण? हीलियम का द्विधनावेशित आयन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, हीलियम +2। आप जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और आप ये भी जानते हैं इसका परमाणु भार जो होता है वो 4 होता है, यानी आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये बात होती है कि रदरफोर्ड ने यूज क्या किया था। रदरफोर्ड ने यूज किया था अल्फा कण। फिर देखिए हम बात करते हैं कि अल्फा कण यूज हो गया, अब आगे की कहानी बताइए। तो देखिए, अल्फा कण यूज करने के बाद रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली। क्या ली? एक सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी ली। क्या ली? सोने की पन्नी ली। और सोने की पन्नी कितनी ली? कितने नैनोमीटर की ली? तो वो थी 100 नैनोमीटर की। ध्यान रखना, सोने की पन्नी ली थी इन्होंने 100 नैनोमीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए हम बात करते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कि कैसे इस पतली पन्नी को सेट करा। तो इस पन्नी को यहाँ पे कुछ ऐसे सेट करा, ये क्या हो गई? सोने की पन्नी हो गई। ये क्या है? सोने की पन्नी। ये हो गई सोने की पन्नी। बस आपको ये ध्यान रखना है कितने नैनोमीटर की थी? 100 नैनोमीटर की थी। फिर देखिए अल्फा कण जो हमने यूज करा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसा तो है नहीं कि अल्फा कण लिए, यहाँ से अल्फा कण लिए और यूं उधर फेंक दिए उस पन्नी के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं था। अल्फा कण यूं पड़ा नहीं होता है, अल्फा कण को निकाला जाता है, यानी अल्फा कण को भी निकाला जाता है। किससे? आप लोग जानते हैं अल्फा कण को हम रेडियम वगैरह एलिमेंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिया अल्फा कण निकालने के लिए वो था रेडियम। कौन सा एलिमेंट था? रेडियम। तो देखिए ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये अल्फा कण का ही बॉक्स था। इसमें सारे के सारे अल्फा कण स्टोर थे। फिर ये अल्फा कण में से अल्फा कण निकले और ये अल्फा कण कुछ इस प्रकार इस सोने की पन्नी से टकराए। तो क्या हुआ? रदरफोर्ड ने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया तब अल्फा कणों का एक बॉक्स लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन गन थी, यानी अल्फा कणों की बौछार की एक गन थी, जहां से अल्फा कण निकल के सीधे इस पतली पन्नी से टकराए। अब देखिए इस पतली पन्नी से जैसे ही टकराए तो देखिए अपन नग्न आंखों से इन किरणों को नहीं देख सकते, यानी अगर यहाँ से अल्फा कण गया तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो इधर से टकराया इधर से टकराया। तो क्या लिया हमने? पीछे पर्दा लिया, ताकि इस पर्दे पे कुछ ना कुछ तो काली पट्टी या कैसी भी पट्टी बनेगी, कुछ ना कुछ तो इस पर्दे पे शो होगा। तो इसलिए ये पर्दा लिया गया। तो ये क्या है? एक पर्दा है।
पर्दा है, और पर्दा किसका है? ये है जिंक सल्फाइड का पर्दा। किसका पर्दा है? जिंक सल्फाइड का पर्दा है। तो ये आपको समझ में आ गया, एक जनरल थीम समझ में आ गई कि क्या क्या लिया गया था। तो देखिए ये तो हो गया आपका पर्दा हो गया, ये क्या है आपका जिंक सल्फाइड का पर्दा है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपने इसके अंदर क्या रख दिया? सोने की पतली पन्नी को रख दिया। फिर क्या कराई आपने? ये क्या था? बॉक्स था जिसमें अल्फा कण थे, और ये अल्फा कण कहाँ से आए? रेडियम तत्व से आए। रेडियम तत्व से अल्फा कण आए, यहाँ पे अल्फा कण है, और ये अल्फा कण जाके इस सोने की पन्नी से टकराए, और पीछे क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ है, ताकि हमें पता लग सके। अब देखिए जैसे ही ये अल्फा कण गए तो अधिकतम अल्फा कण क्या हो गए? अधिकतम अल्फा कण सीधे के सीधे बाहर निकल गए, यानी इस पन्नी से अधिकतम अल्फा कण बाहर निकल गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, अधिकतम अल्फा कण बिना टकराए सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। आगे आपको समझ में? तो पहला एक्सपेरिमेंट में जो पहला पॉइंट मिला वो क्या था कि अधिकतम अल्फा कण बिना टकराए सीधे ही निकल गए। फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ये अल्फा कण आते हैं तो क्या होता है? कुछ विक्षेप होता है, यानी कुछ अल्फा कण कुछ इस प्रकार टकराते हैं, कुछ अल्फा कण कुछ इस प्रकार टकराते हैं, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे विक्षेप हुआ है, और उस विक्षेप के जो एंगल को हमने क्या बोल दिया? थीटा एंगल बोल दिया। ठीक है, तो अब हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कुछ अल्फा कण टकराकर लौटे, कुछ अल्फा कण टकराकर लौटे। अब वो जो अल्फा कण टकराए वो 20,000 में से एक अल्फा कण टकराया, 20,000 में से एक टकराकर वापस लौटा, वो भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो ये क्या हो गया? आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या बनता है? 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से लौटा, 180 डिग्री से लौटा। समझ में आ गया? क्या हुआ? अधिकतम अल्फा कण सीधे के सीधे ही निकल गए, यानी 99% अल्फा कण तो सीधे निकल गए बिना टकराए। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि यहाँ पे इस पन्नी में दोनों साइड में कोई भी ऐसा टकराने वाला एलिमेंट या ऐसा टकराने वाला कोई भी कण उपस्थित नहीं है। इस पन्नी में इधर और इधर कोई भी टकराने वाला कण ही नहीं है, इसलिए ये जो अल्फा कण आए वो सीधे के सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? परमाणु का अधिकतम भाग खाली है। क्या निकलता है निष्कर्ष? परमाणु का अधिकतम भाग रिक्त है या खाली है। यह आप लोगों को समझ में आ गया। फिर हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 20,000 में से एक 90 डिग्री से टकराकर लौटा। तो हम इससे क्या निष्कर्ष लगा सकते हैं कि परमाणु के मध्य में कोई कण उपस्थित है। तो हम क्या बोल देते हैं? कोई कण उपस्थित है। फिर देखिए जब ये अल्फा कण गए तो यहाँ पे जब अल्फा कण पहुंचा तो यहाँ से ये अल्फा कण वापस लौट गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, यानी कुछ ना कुछ कोई ना कोई कण तो यहाँ पे है, तभी ये जैसा का जैसा गया वैसा का वैसा वापस लौट गया। यानी 180 डिग्री से लौटने का कारण है कि परमाणु के मध्य में, परमाणु के बीच में कोई ना कोई भारी कण है। तो इस 180 डिग्री से लौटने का निष्कर्ष क्या निकलता है कि परमाणु के मध्य भारी कण है।
परमाणु के मध्य कोई भारी कण है, तभी ये लौट के आया है। और उस भारी कण को क्या बोल दिया गया? नाभिक। उस भारी कण को क्या बोल दिया गया? भारी कण है जो नाभिक है। क्या है? नाभिक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं नाभिक वर्ड कैसे यूज हुआ। समझ लिया होगा कि नाभिक की खोज किसने की। तो क्वेश्चन आ जाए नाभिक की खोज किसने की, तो आपको आंसर क्या देना है? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कैसे की, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से हम एक बार बात करते हैं रदरफोर्ड की। कुछ नहीं लिया, 3 बातें ध्यान रखनी है। एक रखना है अल्फा कण लिया। क्या लिया? अल्फा कण लिया। ये अल्फा कण ले लिया। अब अल्फा कण आया कहाँ से? कोई पड़ा तो है नहीं अल्फा कण जो उठा के ले लिया, किसी एलिमेंट से निकालना पड़ेगा। तो कौन से एलिमेंट से निकाला? रेडियम। ध्यान रखना, कौन से एलिमेंट से निकाला? रेडियम। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है जो हमने पर्दा लिया, ये पर्दा कौन सा था? जिंक सल्फाइड का पर्दा था। किसका पर्दा था? जिंक सल्फाइड का पर्दा। 2 बातें आपकी हो गई। फिर कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तीसरी बात यह है कि जो सोने की पन्नी ली थी वो कितने नैनोमीटर की थी? तो सोने की पन्नी थी 100 नैनोमीटर की। इस प्रकार हमने 3 बातें ध्यान रख ली और फिर ये 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो ये तो आपको 10th में ही याद थे, इसमें कुछ ज़्यादा दोहराई वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? नाभिक की हमने खोज कर ली, यानी रदरफोर्ड ने फाइनली नाभिक की खोज कर ली और रदरफोर्ड ने बता दिया कि कैसे नाभिक मध्य में उपस्थित होता है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिए अभी जो हमने पहले जो मॉडल देखा वो एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, वहाँ से क्वेश्चन 3 बातों से पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पहले हम देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या कोई दूसरे नाम भी थे। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हो रहा है? कणों का परिकीर्णन हो रहा है, यानी कण टकरा के लौट रहे हैं या कण टकरा के बिखर रहे हैं। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? विज्ञान की भाषा में परिकीर्णन बोला जाता है। यानी टकरा के लौटना या टकरा के बिखरना क्या होता है? परिकीर्णन होता है। यानी रदरफोर्ड के इस मॉडल को परिकीर्णन मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिकीर्णन मॉडल या अल्फा कण मॉडल भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं कि जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो कैसे कैसे रदरफोर्ड ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। देखिए जब रदरफोर्ड ने बोला कि जब एक पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री से टकरा के लौट रहा है, 180 डिग्री से टकरा के लौट रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई कण है। अब वो कण क्या है? तो रदरफोर्ड ने बोला कि वो कण नाभिक है। क्या है? नाभिक है। तो रदरफोर्ड ने उस टाइम नाभिक यानी न्यूक्लियस ना बोल के ओनली क्या बोला है? न्यूक्लियन। नाभिक तो बाद में इस न्यूक्लियन नाम से न्यूक्लियस करके बना दिया गया। आप लोगों को नाभिक को न्यूक्लियन बोलना समझ में नहीं आता है, इसलिए हम ओनली न्यूक्लियस या नाभिक वर्ड यूज करते हैं, जबकि एक्चुअल में रदरफोर्ड ने उस टाइम क्या वर्ड यूज किया था? न्यूक्लियन वर्ड यूज किया था। और रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो भारी कण है बिल्कुल मध्य में, जो भारी कण है बिल्कुल मध्य में, वो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। क्या है? वो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। और इस भाग को हम क्या बोल देते हैं? परमाणु का आंतरिक भाग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु का आंतरिक भाग। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है और प्रोटॉन क्या होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। न्यूट्रॉन तो क्या होता है? उदासीन कण होता है। क्या होता है? उदासीन कण होता है। जबकि प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है। क्या होता है? धनावेशित कण होता है। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए जब न्यूक्लियन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बन गया तो उस स्थिति को क्या बोल दिया हमने? परमाणु का आंतरिक भाग। यानी हमने किसी परमाणु के
इस वाले पार्ट को क्या बोल दिया, परमाणु का आंतरिक भाग। ये क्या हो गया, आंतरिक भाग। अब जो बचा हुआ खाली जगह है, क्या जो बची हुई खाली जगह है, उसमें रदरफोर्ड ने क्या बता दिया कि उस खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोल दिया, जो खाली जगह बची हुई है वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जो नाभिक वाला भाग है, क्या है, जो न्यूक्लियॉन वाला भाग है, वो परमाणु की तुलना में बहुत ही कम है। क्या है, परमाणु की तुलना में वो भाग बहुत ही कम है। अब आप लोग बताइए कि वो भाग कितना कम है। तो देखिए जो ये नाभिक है ना, नाभिक, ये नाभिक कितना छोटा है। तो देखिए जो नाभिक होता है, इसके व्यास की बात करते हैं, इसके व्यास की बात करते हैं। नाभिक का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻12 से लेके 10⁻13 सेंटीमीटर रदरफोर्ड ने बताया। कितना बताया, इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक का जो व्यास होता है वो 10⁻12 से लेके 10⁻13 होता है। अब हम जान लेते हैं कि आपने इसका व्यास तो बता दिया, बट आप इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का पूरे का व्यास बताइए। तो ये जो पूरा गोला है, ये पूरा जो परमाणु है, इसका व्यास होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। किसका है ये, पूरे परमाणु का है। किसका है, पूरे परमाणु का व्यास है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 10⁻8 वैल्यू है और ये 10⁻12 और 13, तो वैल्यू यहाँ पे किसकी ज़्यादा होगी। देखिए ये क्या है, माइनस की वैल्यू है। क्या है, माइनस की। ये भी क्या है, माइनस की वैल्यू है। ये भी क्या है, माइनस की वैल्यू है। देखिए माइनस का 8 है ये, और ये माइनस का 12 है। बताइए दोनों में से छोटा कौन हुआ, माइनस का 12 छोटा हुआ, क्योंकि माइनस में वैल्यू चल रही है, यानी जो माइनस का 12 है वो छोटा होता है। आप गलत मत कर देना इसको 12 समझ के। जब प्लस का 12 होगा तब वो क्या होगा, बड़ा होगा। अभी माइनस का 12 है, मतलब ये बहुत छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो ये हमने तुलना कर ली व्यास से। किससे कर ली, व्यास। तो ये तो था नाभिक का व्यास, ये किसका था, नाभिक का व्यास, और ये क्या था, परमाणु का व्यास। अब हम तुलना करते हैं कि बताइए कितना छोटा है, कितना छोटा है अगर आपस में कंपेयर करें। तो देखिए हम आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो देखिए। देखिए हमें आपस में कंपेयर करना है नाभिक को, यानी इस नाभिक को और इस पूरे परमाणु को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। कैसे हम कंपेयर करें, तो देखिए हमने फॉर्मूला ले लिया कि नाभिक, पूरे परमाणु का व्यास ले लिया, और हमने क्या ले लिया, नाभिक का व्यास ले लिया। ए मतलब एटम का व्यास, एन मतलब न्यूक्लियॉन का व्यास। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं पूरे परमाणु का व्यास कितना है, 10⁻8 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर देखिए न्यूक्लियॉन का व्यास कितना है, 10⁻12 या 10⁻13। एक हम ले लेते हैं, हमने ले लिया 10⁻13 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यूनिट कट गई। अब देखिए जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, इसे हमें सोल्व करना है। देखिए जब 10⁻13 ऊपर जाता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से रखना। जो माइनस की वैल्यू है, अब इसे हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, यानी ऊपर तो ऑलरेडी क्या है, 10⁻8 है ही, और साथ में क्या आ गया, 10⁻13 भी आ गया। सॉरी, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 10⁻8 और ये आ गया 10⁻13। अब देखिए जब इसे सोल्व करते हैं तो घातें क्या हो जाती है, घातें क्या हो जाती है, अगर अलग अलग चिन्ह है तो घातें घट जाएगी, और समान चिन्ह होगा तो घातें जुड़ जाएगी। अभी क्या है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बताइए 13 में से 8 गया तो कितना आया, 5, तो 10⁻5। तो ये क्या था, DA/DA बराबर कितना आया, 10⁻5। आप इस DN को इधर लेके जाओ तो क्या बचेगा, DA बराबर 10⁻5 DN। समझ में आ गया आपको। ये आपके एग्जाम में ऐसे देके पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे देके पूछा जा सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना। ये क्या है, DA मतलब पूरा का पूरा एटम, यानी पूरा का पूरा परमाणु, यानी ये पूरे परमाणु के व्यास को बताएगा, और ये सिर्फ इस न्यूक्लियस के व्यास को बताएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरे परमाणु का व्यास है। इस
फॉर्मूले से आप लैंग्वेज बनाना सीखो। जब तक आप लैंग्वेज नहीं बनाओगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए लैंग्वेज क्या बनी है, ये बोल रहा है कि जो परमाणु का व्यास होता है, ये क्या है परमाणु का व्यास, परमाणु का जो व्यास होता है वो 10⁻⁵ ये जो परमाणु का व्यास होता है वो 10⁵ गुणा होता है न्यूक्लियस के व्यास का। क्या लाइन बनी, परमाणु का व्यास न्यूक्लियस के व्यास का 10⁵ गुणा होता है। यानी बड़ा कौन हुआ, परमाणु बड़ा हुआ, और कितना बड़ा हुआ, 10⁵ गुणा बड़ा हुआ। किससे बड़ा हुआ, न्यूक्लियस से यानी नाभिक से बड़ा हुआ। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि जो परमाणु होता है वो नाभिक से 10⁵ गुणा बड़ा होता है। और एज इट इज ऐसा का ऐसा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस रदरफोर्ड मॉडल से पूछा जा सकता है, क्योंकि रदरफोर्ड से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट में बहुत इजी लेवल से पूछा गया है। तो आपके आई होप पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा मत कर देना, dn को इधर और da को उधर, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है अपना सेकंड पॉइंट क्लियर। और कैसे क्लियर करा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले में क्या बोला गया है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है, ये किसकी त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या। ये जो r है वो किसका है, नाभिक का है, यानी नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या ये क्या है, द्रव्यमान है। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान के ये क्या है, घनमूल है। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु के द्रव्यमान के घनमूल के समानुपाती होती है। क्या लाइन बन गई, नाभिक की त्रिज्या न्यूक्लियॉन की संख्या के घनमूल के समानुपाती है। अब न्यूक्लियॉन में क्या होता है, न्यूक्लियॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियॉन क्या हो गया, पूरा का पूरा द्रव्यमान हो गया। तो आ गई आपको बात समझ में कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो न्यूक्लियॉन की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। ये आपको ऐसे के ऐसे ध्यान रखना है। ये रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंटली मिला है। कैसे मिला है, एक्सपेरिमेंटली मिला है। अब देखिए समानुपाती का जब आप चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हमने लिख दिया r0। क्या लिख दिया, r0। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि r बराबर क्या होता है, r0 a⁻⁴। अब हम बात करते हैं कि r0 एक नियतांक है, तो इस नियतांक की वैल्यू क्या है। तो देखिए जो r0 होता है, इस r0 की वैल्यू होती है 1.33 × 10⁻⁻13। क्या वैल्यू होती है, 1.33 × 10⁻⁻13। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने यहाँ पे ये लिखा। अब देखिए जब हम इस r0 की जगह ये पूरी वैल्यू लिखते हैं तो क्या हो गया, r बराबर, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये पूरी वैल्यू। तो r बराबर क्या हो गया, 1.33 × 10⁻⁻13 ये हो गया। फिर ये क्या है, a1/3। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार आप बस बता सकते हो नाभिक की त्रिज्या और किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को, कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए बहुत ही कम चांस है न्यूमेरिकल वैल्यू के, बट फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। द्रव्यमान दे दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा, बताइए नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। क्या पूछा जाएगा, बताइए नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। अब हम बात करते हैं आगे फोर्थ पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बताता है परमाणु का आयतन व नाभिक के आयतन को। फोर्थ पॉइंट किसे बताएगा, परमाणु के आयतन व नाभिक के आयतन की तुलना को बताएगा। तो देखिए फोर्थ पॉइंट में रदरफोर्ड ने क्या बोला कि परमाणु का आयतन
परमाणु का आयतन अपॉन में नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। यानी रदरफोर्ड ने बोला कि हमें अब परमाणु के आयतन व नाभिक के आयतन की तुलना करनी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने परमाणु के व्यास और नाभिक के व्यास की तुलना करी थी, वैसे ही अब हमें परमाणु के आयतन व नाभिक के आयतन की तुलना करनी है। अब देखिए आयतन की तुलना कैसे करें, आयतन की तुलना कैसे करें। तो क्या कर दो, आप जानते हो आप लोग आयतन क्या होता है। किसी भी संख्या का आप अगर 3 बार गुणा करते हो तो वो आयतन बन जाती है। देखिए मैं आयतन की शॉर्ट ट्रिक बता दूं आप लोगों को। देखिए एक होता है क्षेत्रफल, समझना ये आप लोगों के काम आएगा। एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। आप लोगों के कन्फ्यूजन पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, बट काफ़ी लोगों के कन्फ्यूजन होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, जब हम लंबाई और ओनली चौड़ाई लेते हैं। क्या लेते हैं, ओनली लंबाई और चौड़ाई। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं, जैसे हमने इस प्रकार ये क्या ले लिए, 2 यहाँ पे मार्कर लिए। अगर मैं इधर एक और मार्कर लगा दूँ, इधर और मार्कर लगा दूँ, तो ये क्या बन गया, एक चौकोर बॉक्स बन गया। यानी यहाँ पे मैंने ओनली किसका यूज किया है, एक तो लंबाई का यूज किया है, एक चौड़ाई का यूज किया। अगर इधर भी आएगी तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। यानी हमने सिर्फ लंबाई चौड़ाई, यानी सिर्फ ये क्या है, ये क्या है, द्विविमीय है। क्या है, द्विविमीय। यानी ओनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले ही कोई लिया हमने, भी कोई ऊंचाई थोड़ी ली है या कोई इधर से ऊंचाई थोड़ी ली है। हमने ओनली क्या लिया है, ये आपका जो प्लेन सरफेस है, जो आपकी सतह है, वहीं पे हमने लंबाई और चौड़ाई को लिया। यानी जब सतह पर ओनली लंबाई और चौड़ाई को लिया जाता है तब वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। आप खेत का क्या लेते हो, क्षेत्रफल लेते हो। क्या कभी खेत का आयतन लिया है, क्योंकि खेत क्या होता है, सरफेस पे होता है। क्या होता है, खेत सरफेस पे होता है, और सरफेस पे ओनली लंबाई चौड़ाई ले सकते। क्या कभी खेत को यूं मापा है। जिस दिन आप खेत को यूं मापने लगोगे ऊंचाई में, तब आप क्या बोलोगे वहां पे, अगर आपने क्या कर लिया, खेत को जैसे कमरे की तरह बना लिया, क्या कर लिया, कमरे की तरह बना लिया, तब वो क्या होता है, आयतन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। सिंपल सरफेस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, क्षेत्रफल। और अब आयतन क्या होता है, आयतन में त्रिविमीय क्या आती है, भुजाएं आती है। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जब भी ऊंचाई शामिल हो जाए तो समझ लेना क्या आ गया, आयतन आ गया। यानी हम कोई बॉक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, बॉक्स। अब देखिए बॉक्स में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो हम बॉक्स का हमेशा क्या लेते हैं, आयतन लेते हैं। क्या लेते हैं, आयतन। अगर बॉक्स की एक सरफेस का लेना हो तब हम क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जब बॉक्स की बात करते हैं तो आयतन होता है, और जब अपन सरफेस की बात करते हैं तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, आयतन की। क्या बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। और आयतन क्या होता है, किसी भी त्रिज्या का क्या हो जाएगा, अगर उस पर क्यूब लगा दें। क्या लगा दें, क्यूब लगा दें। तो आप लोगों को पता है परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी बताई थी अभी हमने, यानी जो उसका व्यास बताया था। व्यास ले लीजिए आप लोग। अभी हमने परमाणु का व्यास कितना बताया था, अभी बताया 10⁻⁻8। कितना बताया, 10⁻⁻8। ये तो क्या था, व्यास था, यानी एक सीधी रेखा। पर हमें इस व्यास से क्या बनाना है, आयतन। अब किसी भी सीधी रेखा से आयतन बनाना है तो उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, यानी 3 बार इंटू कर दो। तो इस वजह से हमने इसे 3 से गुणा कर दिया, यानी क्यूब कर दिया। फिर है नाभिक का आयतन। अभी हमने बताया नाभिक का व्यास कितना होता है, 10⁻13। क्या होता है, 10⁻13। ये हो गया 10⁻13। ये तो व्यास था, हमें आयतन बनाना है तो क्या कर दिया, 3 गुणा कर दिया। अब देखिए जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये क्या बन गया, 10⁻24 बन गया, और ये क्या बन गया, -39। ये हो गया। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो अभी बताया कैसे सोल्व करना है। ये माइनस की वैल्यू ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो ये क्या हो गई, 10⁻39। अब हम इसे सोल्व करते हैं तो आप इसे सोल्व करिएगा। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो क्या बच गया यहाँ पे, 10⁻15 बच गया। क्या बच गया, 10⁻15। तो इसका मतलब हम कहाँ पे चल रहे थे, परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन।
यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, परमाणु का आयतन यानी इसे मैं V से लिख दूं, वॉल्यूम, परमाणु यानी एटम A से लिख दिया, नाभिक यानी N, आयतन यानी वॉल्यूम, ये लिख दिया हमने। क्या आया, ये 10⁻15 आया। क्या आया, 10⁻15। अब अगर हम इसे इधर ले जाएं तो परमाणु का आयतन क्या हो गया, नाभिक के आयतन का 10⁻15 गुना हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ, परमाणु का आयतन 15 गुना है नाभिक के आयतन का। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी हमने व्यास की बात करी थी, जहाँ पे आंसर आया था 10⁵5, वैसे ही अगर क्वेश्चन में आयतन का पूछा जाए तो क्या होगा, 10⁻15। यानी जो पूरा का पूरा परमाणु है वो नाभिक के आयतन से क्या होगा, 10⁻15 गुना ज़्यादा होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए, इस प्रकार हम अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी हम चलते हैं अब रदरफोर्ड की कमियों की तरफ। तो अब है, उतारिएगा आप लोग साथ साथ रदरफोर्ड की कमियां। देखिए, पहली कमी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले कमी कुछ इस प्रकार है, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो परमाणु होता है, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो परमाणु होता है उसमें बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और जो बाहरी भाग होता है ये क्या है, बाह्यतम भाग है परमाणु का, और बाह्यतम भाग में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं, जब कोई कंटिन्यूस गति करेगा, क्या करेगा, कंटिन्यूस गति करेगा, तो गति करते हुए वो अपनी ऊर्जा की हानि करेगा। आप खुद ले लीजिए, अगर आप कंटिन्यूस गति करते हो, खुद आप कंटिन्यूस गति करते हो तो थकते हो या नहीं थकते हो, आपको ऊर्जा की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपने सारी ऊर्जा गोल गोल घूमने में लगा दी, अब आपको कुछ ना कुछ भोजन चाहिए। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने घूमते घूमते पूरी ऊर्जा का खर्च कर दिया, अब इसे कुछ भोजन चाहिए, और इसका भोजन क्या है, ऊर्जा। इसका भोजन क्या है, ऊर्जा। यानी जब इसे वापस से ऊर्जा मिलेगी तभी ये गति कर पाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ऊर्जा का वर्ड यूज ही नहीं किया। रदरफोर्ड ने ओनली ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस क्या करते हैं, गति करते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस गति करेगा तो क्या वो गति करते 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 एक दिन थक नहीं जाएगा, और अगर वो थक जाएगा तो घूमते घूमते इस नाभिक के अंदर गिर जाएगा। तो इसका मतलब रदरफोर्ड के अनुसार तो इन इलेक्ट्रॉनों को कभी ना कभी नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिरे, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। तो पहली कमी क्या थी, इलेक्ट्रॉन का लगातार घूमना। पहली कमी क्या थी, इलेक्ट्रॉन का लगातार घूमना। यानी रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि ये इलेक्ट्रॉन जब लगातार घूमते हैं तो यहाँ ऊर्जा का खर्च कैसे होता है, उसे नहीं समझा पाए। फिर जो सेकंड कमी थी वो थी परमाणु का स्थायित्व। परमाणु का स्थायित्व, यानी रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि कोई परमाणु कैसे स्थायी है। यहाँ पे टोटली हम ये बोल सकते हैं कि स्थायित्व को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि कैसे कोई परमाणु स्थायी है। तो इस प्रकार हमने आज पूरे के पूरे रदरफोर्ड मॉडल को समझ लिया, जिसमें आपने देखा रदरफोर्ड मॉडल को परिकीर्णन प्रयोग भी बोला जाता है, रदरफोर्ड मॉडल को अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग भी बोला जाता है। फिर हमने देखा रदरफोर्ड में 3 बातें इंपॉर्टेंट थी, जो थी अल्फा कण क्या होता है, फिर देखा कि सोने की जो पतली पन्नी थी उसकी साइज क्या थी, यानी कितनी वो पतली थी, तो 100 नैनोमीटर। फिर हमने देखा पर्दा कौन सा यूज करा, तो था जिंक सल्फाइड का पर्दा।
फिर हम आगे की तरफ गए और हमने यहाँ दो इम्पोर्टेंट बातें देखी। एक तो थी नाभिक की बात कि वो कितने गुना है, तो एक थी कि जो परमाणु का नाभिक जो परमाणु का आयतन होता है वो नाभिक के आयतन से 10⁻15 गुना होता है। और दूसरी बात क्या थी कि जो परमाणु का व्यास होता है वो नाभिक के व्यास से 10⁵ गुना होता है। ये हमने दो बातें कर ली। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो हमने अभी 2 सेकंड के अंदर रिवाइज कर लिया और फिर हमने कमियां देख ली। तो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल आज पूरा का पूरा कंप्लीट होता है।